जियोग्राफी में हम पिछला बार जो पढ़े थे वो पढ़े थे राजस्थान प्लेन। थोड़ा सा उसे हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो देखिए, राजस्थान प्लेन्स पढ़े थे हम, यानी कि राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान में दो चीजें हमें देखने को मिलता है। एक को कहते हैं राजस्थान बांगर और दूसरे को कहते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, राइट। राजस्थान बांगर में अगर हम बात करें तो राजस्थान बांगर के क्षेत्र में ही, इसी क्षेत्र में ही कृषि करने वाली जो भूमि होती है उसे हम कहते हैं रोही। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। और इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सांभर झील। सांभर झील आपको देखने को मिलेगा बांगर में। ये थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल जो है वो पश्चिम में स्थित है और ये जो बांगर है वो पूरब में स्थित है। अब आप देखेंगे कि थार मरुस्थल और राजस्थान बांगर, इसके बीच में जो रेखा है वो एक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला रेखा है। इस तरीके से अगर आप मैप में देखें राजस्थान को, है ना, इस तरीके से, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसे ठीक कर लेते हैं, काट के थोड़ा। अब सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर देख लें तो ये जो राजस्थान का एरिया है, ये जो राजस्थान का एरिया है और गुजरात का एरिया है, तो इस एरिया की अगर आप बात करें तो जैसे ये अगर थार है, थोड़ा सा इसे और मैं कर दूं, बड़ा सा एरिया ले लूं ताकि समझ हम लोग को ज्यादा है। अगर हम ज्यादा बड़ा एरिया अगर लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये थार है। और थार इंडिया में भी है, थार पाकिस्तान में भी है ना। तो भारत के ये जो थार है वो थार मरुस्थल कहाँ कहाँ है? एक राजस्थान में है और गुजरात तक इसका विस्तार है और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है, नंबर वन। तो अगर आप देखेंगे ये 25 डिग्री से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब एक लंबी रेखा टाइप के आप मान के चलिए, एक आभासी, कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसके पश्चिम में थार मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा और उसके पूरब में क्या देखने को मिलेगा? उसके पूरब में आपको राजस्थान बांगर देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे इन क्षेत्रों को, राइट। और समझ में आ गया होगा। और अगर बांगर के बाद कहें तो बांगर के बाद आपको अरावली पर्वत मिलेगा देखने को। इस तरीके से ये अरावली पर्वत हो गया। तो अरावली पर्वत के इस तरफ अगर देखें यहाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इधर, इधर मेवाड़ का पठार देखने को मिलेगा। मेवाड़ प्लेट देखने को मिलेगा, राजस्थान में ही है। तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले थार, पश्चिम में अगर देखेंगे तो पहले आपको थार मिला और थार के बाद एक 25 सेंटीमीटर का प्राकृतिक रेखा मिलेगा जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश उन क्षेत्रों में होती है। उसके बाद आपको मिलेगा बांगर वाली भूमि जहां एग्रीकल्चर होगी, और बांगर में जहां पे एग्रीकल्चर होगी उसे रोही कहेंगे उन क्षेत्रों को। और उसके और अगर पूरा आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत रेंज, पर्वत श्रृंखला। और उसके पश्चिम में आपको क्या मिल जाएगा? उसके पश्चिम मिल जाएगा मेवाड़ का पठार, फिर इधर मालवा मिलेगा। तो मेवाड़ और बांगर के बीच में क्या है? अरावली है ना। और थार और बांगर के बीच में क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होने वाला क्षेत्र है। आप समझ गए होंगे, यही कल हम हमारी बातचीत हुई थी
कि यहाँ पर क्या है नहीं है, ये बात हुआ था, है ना। तो थार मरुस्थल की बात हमने किया था कि थार जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है यानी पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ थोड़ी समस्या है, क्योंकि उधर क्या है, मरुस्थल है और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। हालांकि बाकी के जो मरुस्थल होते हैं दुनिया में उसके मुकाबले इस मरुस्थल में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, लेकिन भारत में अन्य क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, इसलिए यहाँ पर जो विकास है वो कम मिला है और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे जल रिसोर्सेस भी, वाटर रिसोर्सेस भी उतना नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए प्रयास किया जा रहा है और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है ताकि वहां पे एग्रीकल्चर हो। लेकिन मिनरल रिसोर्सेज के माध्यम से यह एक रिच क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज संसाधन अधिक मात्रा में है ना, खास करके जिप्सम। अब हमें अभी जो पढ़ना है वो गंगा का मैदान पढ़ना है और गंगा रिवर सिस्टम पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो गंगा का मैदान, देखिए गंगा के मैदान की आप बात कर रहे हैं तो देखिए, देखिए देखिए यहां से एक है, इस तरीके से एक अलकनंदा नदी आती है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अलकनंदा, अलकनंदा। सर बोर्ड पे देर से दिखा रहा है। हाँ तो क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से अलकनंदा नदी है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है, ये दो नदियां हैं और ये जो दो नदियां हैं ये मिल जा रही है कहाँ, देवप्रयाग में मिल रही है। तो देवप्रयाग में मिल रही है और ये जो गंगोत्री है, यहाँ पे गंगोत्री से निकलते हैं और यहाँ से गंगा बहती है, फिर आगे आगे बढ़ेंगे आप तो। हरिद्वार, है ना, तो गंगा हो गया। उसके बाद इसमें मिलेगी एक और नदी जिसे हम कहते हैं राम गंगा, राम गंगा, है ना। और उसके बाद और नदी इसमें मिलती चली जाएगी, इधर से जो नदियां मिलेगी उसे एक और हो जाएगा गोमती, गोमती, गोमती। गोमती के बाद कौन सी नदियां इधर मिलेंगी, घाघरा, फिर और आगे बहने दो। घाघरा के बाद यहाँ मिलेंगी गंडक नदी, गंडक नदी, और गंडक नदी के आगे मिलेगी बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के आगे कोसी, है ना, या कोसी ऐसे लिखो, कोसी। कोसी के बाद इसमें क्या मिलेगी, महानंदा, महानंदा या अंग्रेजी में लिखोगे तो महानंदा होगा। इतनी नदियां यहाँ पर मिल जाएंगी और उसके बाद ये आगे जाकर के कहाँ चली जाएंगी,
ये चली जाएंगी एक धारा इसकी बांग्लादेश में, सीधे ही, मतलब टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है उसको, सीधा ही चली जाती है एक धारा। तो एक धारा तो बांग्लादेश में चली ही जाएगी, और एक धारा इधर चली जाएगी हुगली, हुगली, और ये बांग्लादेश में चली जाएगी, तो गंगा आगे तक चली जाएगी, है ना। अब इधर से देख लीजिए इधर से कौन कौन सी नदियां गई हैं। तो गंगा के बाद जमुना आप देखिए, है ना। यहाँ से तो गंगा शुरू हो जाएंगे देवप्रयाग से, ये तो पता है आपको, है ना। देवप्रयाग से गंगा शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको गंगा के बाद राम गंगा नदी आई है, और राम गंगा और गोमती के बीच में ये वाला क्षेत्र में बोल रहा हूँ, ये वाला, ये राम गंगा है गोमती है, तो राम गंगा और गोमती के क्षेत्र में, ये बीच में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं रोहिलखंड का मैदान। क्या कहते हैं? रोहिलखंड का मैदान कहते हैं। इधर लिख लेंगे आप लोग, रोहिलखंड का मैदान, आराम से लिखते जाइए, रोहिलखंड का मैदान है ना। अब इधर से यमुना भी तो आ रही है, उसे भी मिलाते हैं, है ना। इधर से एक जमुना नदी आएगी, जमुना नदी, अरे जमुना नदी आकर के कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद में मिलती है, रामगंगा के थोड़ा सा आगे गोमती के पास। गोमती से पास, ये देखिए, ये जो पॉइंट बना, और यहाँ पे ये जमुना नदी है, पहले तो इसको लिख लिया जाए, ये जमुना नदी है जो आई है और मिल जाती है। तो मिलने के बाद कहाँ पे मिलती है? तो ये है, आपको पता है, इलाहाबाद। हालांकि अब इलाहाबाद नहीं, अब क्या, प्रयागराज। एक मिनट, प्रयागराज, प्रयागराज में मिल जाती है, इसी को संगम कहते हैं। यहाँ संगम हो गया, है ना, यहाँ मिल गए। अब देखिए, और इसमें थोड़ा सा देखते चलते जाते कौन कौन सी नदियां इधर मिलती हैं, ये देख लीजिए। देखिए एक सोन नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो सोन नदी यहाँ मिलती है ना, सोन नदी यहाँ मिलती है। तो सोन नदी कहाँ पे मिलेगी? तो मेघालय रेंज से मगध के मैदान से जाएगी, है ना। और वो पटना में मिलती है। तो पटना में और कौन कौन मिलती है? आपको पता है कि गंडक मिलती है, गंडक पटना से थोड़ा सा पहले मिलती है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाकर के यहाँ से एक नदी निकालेंगे हम लोग, और यहाँ इसे बोलेंगे सोन। क्या बोलेंगे? सोन बोलेंगे इसे, कि सोन नदी है। और ये सोन नदी कहाँ से जा रही है? तो आपको पता, बताइए सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से। अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ ये अमरकंटक है, ठीक है। और अमरकंटक में भी जो मैकाले रेंज है वहां से निकलती है, तो मैकाले रेंज से निकलती है ना। और एक कहां से होकर के जाती है? तो मगध के मैदान से, राइट। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो मगध का मैदान होगा। मगध का मैदान वो हरा से बना रहे हैं ना, तो हरे से बनाएंगे। ये वाला जो क्षेत्र होगा वो सारा मगध का मैदान होगा। और यहीं पे आपको पता है कि ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेगा। औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद अरवल, अरवल के बाद आपको पटना जिला इधर, और इधर कौन से जिला? इधर रोहतास, रोहतास के बाद आरा, आरा के बाद पटना को क्रॉस करते हुए पटना के दीघा में आकर के घिस जाएगा, दानापुर में। तो ये दानापुर में ये हो गया। अब देखिए आप कि ये आप तो देख लिए कि गंगा का क्षेत्र आपने देखा था, कि गंगा का क्षेत्र और गोमती के क्षेत्र, है ना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसे ठीक कर लेते, या नहीं, चलिए ठीक है। राम गंगा और गोमती के क्षेत्र, राम गंगा और गोमती के क्षेत्र मिल गया, इस क्षेत्र को हम रोहिलखंड बोलते हैं।
इस क्षेत्र को हम रोहिलखंड बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं, गंगा वाला क्षेत्र इसमें आएगा। इसे हम रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं। और ये जो है मतलब कि गोमती और घग्गर के बीच का क्षेत्र जो है उसे हम लोग अवध का मैदान बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवध का मैदान, अवध का मैदान बोलते हैं, अवध का मैदान बोलते हैं। राइट। अब आइए, ये घग्गर है और एक गंडक है। तो इन क्षेत्र में जब आप आएंगे, इन क्षेत्र में जब आप आएंगे तो इस क्षेत्र के मैदान को क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, माने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान इसे बोलते हैं। राइट। और एक गंडक का जो क्षेत्र है, एक गंडक का क्षेत्र है, आपको पता है कि यही यूपी बिहार वाला ही क्षेत्र है ना, बिहार का ही क्षेत्र है। तो इसे क्या बोला जाएगा? देखिए, इसे बोला जाता है गंडक वाले क्षेत्र को सारण का मैदान। सारण का मैदान इसे बोला जाता है, सारण का मैदान। राइट। अब बूढ़ी गंडक का क्षेत्र देखिए, इन क्षेत्रों को, बूढ़ी गंडक के क्षेत्रों को, तो इन क्षेत्रों को बोला जाएगा, बूढ़ी गंडक के क्षेत्र को बोला जाएगा, ऐसे ले लेते हैं इसे, और इसे हम लोग बोलते हैं मिथिला का मैदान। मिथिला, मिथिला का मैदान बोलेंगे इसे, एकदम नोट करते चला जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हम लोग इसे क्या कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो मैदान वाला है उसको हम लोग ग्रीन से कर रहे हैं कलर, इसलिए इसे भी ग्रीन से कर देते हैं, है ना। अब आगे आते हैं। अब आप देख लीजिए कोसी वाला क्षेत्र। आपको पता है कि कोसी जो है इधर एक तरीके से अंतिम नदी के रूप में आपको दिखेगा, है ना, हालांकि महानंदा भी है उसके बाद। तो कोसी और जो महानंदा का बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान है, इसे देख लीजिए। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसे, और आगे देख लीजिए क्या होता है। जो गंगा है, तो आगे जाने के बाद यहाँ पर महानंदा के बाद आगे जब जाएंगे यहाँ पे, तो बंगाल में फर्क का यहाँ पे बहराज मिलेगा देखने को, फर्क का यहीं पर बात करना है ना, फर्क का। राइट, ये स्थिति है। और ये गंगा कहाँ चली जाती है? गंगा चली जाएगी आपके आगे जाकर के बांग्लादेश में चली जाएगी, फिर ब्रह्मपुत्र उधर, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर के डेल्टा वहां बनाएगी। राइट। और ये हुगली कहाँ चली जाती है? हुगली पश्चिम बंगाल होकर के ये भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वो भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन वो बांग्लादेश होकर के गिरती है, और वहां पर वो डेल्टा बनाती है। ये हुगली जाकर के बंगाल के क्षेत्र से जाकर के गिरती है बंगाल में, ये डेल्टा नहीं बनाती है, और डेल्टा बनाती है, ये हुगली डेल्टा नहीं बनाएगी। चलिए, अब एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई अलकनंदा आती है ना, अलकनंदा यहाँ पर से आती है। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी है। तो अलकनंदा है, भागीरथी है, और दोनों मिल जाती है कहाँ पर आकर? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में उसके बाद गंगा नाम हो जाता है। फिर आगे बढ़ती है तो रामगंगा नामक नदी। अब देखिए ये वाला जो है इधर, ये हो गया पूरब, सॉरी उत्तर में हो गया और दक्षिण में हो गया। तो पूरे गंगा का अगर आप बात देखें, आप यह भी याद रखना होगा कि गंगा में उत्तर में कौन से रिवर्स आके गंगा में मिल जाती है, और दक्षिण से कौन से रिवर गंगा में मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल को उत्तर में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो उत्तर में एक नदियां तो कौन सी मिल गई? एक तो नदियां इनकी मिल गई अगर रामगंगा, रामगंगा के बाद क्या है? गोमती, गोमती के बाद घग्गर, घग्गर के बाद है यहाँ पे गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, और फिर महानदी, महानंदा, सॉरी महानंदा। इतनी नदियां हैं। साउथ में कौन है? तो फिर जमुना मिलेगा, गंगा के बाद जमुना, जमुना, और जमुना के बाद कौन सी एक नदी मिलती है? फिर एक नदी मिल जाएगी आपको, ये अमरकंटक से जो निकलती है सोन नदी, वो सोन नदी जाकर के मिल जाएगी वहां।
बस महत्वपूर्ण नदियां में दो ही आपको नदियां देखने को मिलेगा यहाँ, एक यमुना नदी है और एक जो नदी है वो सोन नदी। हालांकि जब बिहार में आप आएंगे तो पुनपुन वगैरह भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रमुख नदी की बात अगर होती है गंगा में तो यही नदियां है जो मिलती है। ये तो महत्वपूर्ण है ही। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो प्लेन्स है, जो मैदान है, जो ज्योग्राफिकल नाम इनका है उसे आप याद रखिए। जैसे रोहिलखंड के मैदान कहाँ पर है, तो खास करके जब आप इतिहास में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भौगोलिक नाम का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ज्योग्राफिकल नाम का इस्तेमाल किया जाता है। रोहिलखंड के मैदान, रोहिलखंड के मैदान, तो आप याद रखिए रोहिलखंड है किधर भाई। तो आप ध्यान रखिए कि रोहिलखंड के जो मैदान है वो ऊपरी गंगा का मैदान है। देखिए अब गंगा को भी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपरी गंगा है, जैसे कि ऊपरी गंगा कहने का मतलब क्या है, यूपी तक, है ना, और भी पश्चिमी यूपी तक। जैसे ही पूर्वी यूपी में आप आ गए तो मध्य गंगा हो जाएगा, है ना। जैसे मैं इसे एक और बनाया था, उनसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे रोहिलखंड के मैदान मिल गया और अवध का मैदान, दोनों देख लीजिए आप। तो देखिए ये रोहिलखंड का मैदान है ये वाला, और ये अवध का मैदान है। तो ये दोनों मैदान जो है वो ऊपरी गंगा में है, अपर गंगे में है, ठीक है। और उसके बाद जो मिडिल हो जाएगा, वो मिडिल कौन कौन होगा, तो मिडिल में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी यूपी और बिहार का एरिया। तो पूर्वी यूपी और बिहार में कौन हो गया, तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान था ये वाला, है ना। तो जैसे ही आप घग्गर से शुरू करेंगे, है ना, तो यहां से जब शुरू करेंगे घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये जो क्षेत्र इसका है, ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ तक मिथिला का मैदान तक, ये चला आएगा मध्य गंगा का मैदान। और उसके नीचे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला जो पूरा क्षेत्र है उससे हम कहते हैं निचली मैंने निम्न गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन्स। तो 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, लिख के बताने वाला हूँ। ये आपका जो फिलहाल आपने देखा इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो कि आगे चल के भी आपको लिखने में काम आएगा। फिर हम इसे डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये समझ में आ गया ना सबको। अब देखिए अभी और समझना है, जितना ही से नहीं हुआ है, इसे और समझेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तीनों को मैं अलग अलग कैटेगरी से बना दे रहा हूँ तो आप बढ़िया समझ पाएंगे इसे, है ना। आइए इसे डिलीट कर दिया और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर गंगा का मैदान। साउंड क्लियर है ना। यस सर। हाँ सर ठीक। गंगा का जो मैदान है इसे हम बांटते हैं कई भागों में। कई क्या, मैंने आपको बताया 3 ही भाग में बांटना है। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, और एक है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निचली या निम्न गंगा का मैदान, है ना। अपर, मिडल और लोअर, ये 3 है। इसमें क्या होगा, तो इसमें मैं आपको अभी भी बताया कि इसमें 2 होगा। इसमें एक तो हो जाएगा रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड प्लेन्स, और जो दूसरा होगा इसमें वो होगा अवध का मैदान, यानी अवध प्लेन्स या प्लेन्स ऑफ अवध। 2 हो गया। अभी आपने देख लिया था। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि रोहिलखंड का जो मैदान है वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को आप कहते हैं, तो आप बताएंगे ना कि राम गंगा और गोमती के बीच का क्षेत्र वो बोलते हैं। और अवध का मैदान है वो किसे बोलते हैं, तो गोमती और घग्गर के बीच का जो क्षेत्र, घाघरा का बीच, सॉरी, घाघरा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं अवध का मैदान, ठीक है। तो ऊपरी गंगा में कौन कौन आ जाएगा, तो ऊपरी गंगा में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका घाघरा नदी तक का जो क्षेत्र है ऊपर से वो आ जाता है। मध्य में देख लीजिए, तो मध्य में देखेंगे तो मध्य में थोड़ा सा ज्यादा एरिया लगेगा, मैं ज्यादा क्षेत्र ले लेता हूँ। तो एक तो पूर्वी यूपी वाला, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, ईस्टर्न यूपी रीजन। और जो दूसरा होगा
वो होगा सारण का क्षेत्र, सारण का मैदान कर देंगे इसे हम, सारण का मैदान, प्लेन्स ऑफ सारण। और जो तीसरा होगा वो तीसरा होगा मगध का मैदान। और ये दक्षिण में, इंटरेस्टिंगली है, दक्षिण में, वो सब उत्तर में है। मगध का मैदान, प्लेन्स ऑफ मगध, ये हो गया। और एक जो और होगा इसका, वो होगा मिथिला का मैदान, जो उत्तर में हो जाएगा, प्लेन्स ऑफ मिथिला। और वो जो फिर अगर आप देखते हैं निम्न गंगा का मैदान, लोअर में देखेंगे तो एक यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का मैदान, प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। और दूसरा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा डैश ब्रह्मपुत्र का मैदान। और वो मैदान एक्चुअली नहीं है, डेल्टाई मैदान है ना, डेल्टा का मैदान एक्चुअली, डेल्टाई मैदान। तो डेल्टा मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो उसमें हो जाएगा। और एक पश्चिम बंगाल का जो प्लेन्स होगा, मैदान होगा, वो सारा आ जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको नदी के मैप बनाकर बता दिया था, और जो दो नदियां था उसके बीच का मैं आपको बता दिया था, वो ग्रीन कलर के मार्कर से लगा करके। और अभी बिल्कुल अलग अलग आप नोट्स की तरह से लिख लिए, तो दोनों तरीके से आप लिख लिए तो आप बढ़िया से समझ में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सबसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ में या फिर वेस्ट में, आप सबसे वेस्ट की तरफ से अगर आप चले आते हैं तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रोहिलखंड का मैदान मिलेगा। और अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि रोहिलखंड के मैदान सबसे उत्तर में है और सबसे दक्षिण में कौन होगा, या फिर सबसे पूर्व और पश्चिम करें तो सबसे पश्चिम में रोहिलखंड का मैदान और सबसे पूर्व में है वो है कोसी का मैदान। अगर हम यहाँ बात करें या फिर बंगाल तक अगर आप पहुंच जाते हैं, कोसी का मैदान आपको देखने को मिल गया, है ना। अब बस वेस्ट बंगाल का मैदान आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो सारण, मगध, मिथिला, मिथिला के बाद एक कोसी छूट रहा था, कोसी को ही हम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। कोसी को ही, कोसी और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। आप लोग लिखे है ना पश्चिम बंगाल का मैदान यस सर। मैप में, मैप जो बना था उसमें? यस सर, लिखे थे। ठीक है, तो हाँ, तो पश्चिम बंगाल का मैदान लास्ट हो गया इधर, अगर हम भारत की बात करें तो। और फिर जो है वो ब्रह्मपुत्र का, वो तो फिर बांग्लादेश की बात हो गई ना, क्योंकि डेल्टा बांग्लादेश में ही बनाया जाता, बनता है यहाँ पे, आगे जाकर के उन क्षेत्र में बनाता है। तो वो हो गया लास्ट में, तो बंगाल का मैदान हो गया सबसे पूर्व। उसे ही पूर्व बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का मैदान है वो सबसे पूर्व में है, गंगा के मैदान। सबसे पश्चिम में कौन है, तो रोहिलखंड का मैदान है। और अगर बिहार का कैटेगरी करके अलग से निकाले, बिहार की बात करें तो बिहार का आप बता दीजिएगा भाई बिहार कहाँ से शुरू होता है। तो बिहार में सारण का मैदान शुरू हो जाएगा, तो सारण का मैदान और उसके बाद मगध का मैदान, दोनों आ जाएगा इसमें, राइट। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होगा इसमें, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग आराम से इतना में, राइट। तो भाई अब हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा। एक गंगा वाला मैदान हो गया, हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट अगर इसका भी लेना चाहें तो ले लें आप लोग। इसमें लैंग्वेज में लिखवाने वाली कोई बात नहीं तो मैं लिखवा देता लैंग्वेज में। इसमें बस यही है, मैप ही बनाना है, और जो बातें लिखवाई जा सकती थी वो बता दिया गया। ऐसे मैं यही लिखवा सकता था कि ऊपरी गंगा के जो मैदान होते हैं महत्वपूर्ण, वो रोहिलखंड प्लेन्स हैं और अवध का मैदान है, ये इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, जिस नदी के बारे में आपको बताया। तो फिर डिक्टेट कराने का कोई इसमें स्कोप नहीं बचता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र
नदी का अपवाह तंत्र करके, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसमें हमें समझना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहां से निकलती है। तो आपको तो पता ही है कि कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ऐसे निकलती है और तिब्बत में चलती है, और तिब्बत में जाकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में से घुस जाती है, अरुणाचल प्रदेश में से घुस जाती है, और फिर इस तरीके से ये नदी आकर के यहाँ बांग्लादेश में गिर जाती है, लगभग ऐसे ही है कि नहीं। इसे यहाँ कहा जाएगा सांगपो, सांगपो कहा जाएगा, सांगपो ऐसे लिखते हैं। ये है तिब्बत, तिब्बत है जो चीन में है, और यह है आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और यहां आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां से एक नदी आएगी जिसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं हम लोग, दिहांग कहते हैं। दियांग कहते हैं, DIE करके है, दियांग है ना। और एक और यहाँ आएगी और उसे हम लोग कहते हैं लोहित, लोहित। और इधर से एक और, उसे कहेंगे हम लोग धांसिरी, धांसिरी। और इधर से एक और आती है जिसे कहेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे एक्चुअली है माजुली द्वीप, आप जानते हैं। माजुली आ जाएगा, और यहाँ पे नदी जो आएगी वो मेघना है, मेघना। और इधर से एक नदी आएगी जिसे कहते हैं सुबानसिरी, सुबानसिरी। और उसके बाद एक नदी आएगी जिसे कहते हैं हम लोग मानस। और उसके बाद यहाँ जमुना,